हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। में हम लोग बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो सेट है बीएसओ और एसएसओ के लिए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कॉन्जुगेट प्रोटीन है। तो इसमें से जो कॉन्जुगेट प्रोटीन है वह हो जाएगा फ्लेवो प्रोटीन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल अपघटन के प्रति व्यवहार के आधार पर या संगठन के आधार पर प्रोटीन जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सरल प्रोटीन। जो सरल प्रोटीन होता है यह प्रोटीन जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देता है। एग्जाम्पल के लिए एल्ब्यूमिन, क्रिएटिनिन, ग्लूटेनिन और ग्लोब्यूलिन। और दूसरा होता है वह होता है संयुग्मित होता है, यानी जो संयुग्मित प्रोटीन होता है यह प्रोटीन जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्लों के साथ अप्रोटनीय भाग भी देते हैं, जैसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। और जो तीसरा होता है वह होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। जो व्युत्पन्न प्रोटीन होता है यह प्रोटीन जल अपघटन पर लोअर प्रोटीन, प्रोटीएज और पेप्टोनस और पॉलीपेप्टाइड देते हैं। नेक्स्ट है, हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है। तो हाथी पाँव जो रोग होता है उसका वाहक जो होता है यह संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह बुचेरिया ब्रैंकोफाइट नामक कृमि के कारण होता है। याद रखेंगे, हाथी पाँव जो रोग होता है यह बुचेरिया ब्रैंकोप्टाइड नामक कृमि से होता है और इसे फाइलियरेसिस भी कहा जाता है। मादा एनोफिलीज जो होता है वह मलेरिया का वाहक होता है। याद रखेंगे, मादा एनोफिलीज जो होता है यह मलेरिया रोग का वाहक होता है और जो मलेरिया होता है यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। वहीं सिनकोना का जो छाल होता है उससे प्राप्त होता है क्विनाइन, जिससे मलेरिया का उपचार किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे, डेंगू जो होता है यह एडिज एजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है, जिसका कारण जो होता है वह वायरस होता है। और एक होता है कालाजार। तो कालाजार यह बालू मक्खी से तथा एक निद्रा बीमारी या सीसी मक्खी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। तो इसमें जो बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी जो है यह एल्केन को दर्शाएगा। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CnH2n+2 होता है। यह एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यह सभी एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, बिलियन का पीएच, जो pH = 5 के जलीय बिलियन को pH = 3 के एक जलीय बिलियन के समान आयतन के में मिलाने पर प्राप्त किया जाता है, वह हो जाएगा 3.3 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किसी भी रोग विशेष के मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब एक स्वस्थ शरीर पर किसी सूक्ष्म जीव का आक्रमण होता है तो कोशिका उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी तंत्र को उत्पन्न करती है और शरीर के इसी क्रियाविधि को ध्यान में रख करके विटामिन के अंतर्गत किसी रोग विशेष के मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। तो शरीर की जो कोशिका होती है उन सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न कर लेती है और ये प्रतिरक्षी शरीर में सदा के लिए बने रहते हैं। और टीकाकरण का जो जनक है यह एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम यह किस पर लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है यह वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, जो गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल है और जी का मान जो होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है।
इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एकल बंध में जो एक होता है इसमें अल्फा बंध होते हैं, और द्विबंध में एक अल्फा बंध और एक पाई बॉन्ड होता है, और जो त्रिबंध होता है उसमें एक अल्फा और 2 पाई होता है। और जो इथेन है यह एल्केन समूह का ही सदस्य होता है। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी, एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो जो सेरेब्रल पाल्सी है यह सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क से संबंध रखना, तथा पाल्सी का अर्थ होता है कमजोरी या मांसपेशियों के उपयोग की समस्या। नेक्स्ट है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं, उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगा। अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण जो है वह घट जाएगा। नेक्स्ट है अल्फा कण समान होता है। जो अल्फा कण होता है यह हीलियम के नाभिक के समान होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा किरणों का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और अल्फा किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती है। अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। याद रखेंगे अल्फा किरणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। नेक्स्ट है ऑक्टेव्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो ये होता है फेरम होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में दोष है कि यह अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है, और अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, न कि 8वें तत्व के। वैसे ही डोबेराइनर ने दिया था एक त्रिक सिद्धांत, और यह त्रिक सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित रहने के कारण विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। और डूमा ने सममूलक श्रेणी सिद्धांत दिया था। याद रखेंगे डूमा के द्वारा सममूलक श्रेणी सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिबिक अम्ल के संघनन से प्राप्त रेशा है। तो यह होता है नाइलॉन 6 होता है। नाइलॉन जो होता है यह पॉलीएमाइड है, और डेक्रॉन संघनन पॉलीमर होता है। याद रखेंगे जो डेक्रॉन होता है यह संघनन पॉलीमर होता है। वहीं जो रेयॉन होता है यह सेल्यूलोज का बना होता है, और यह प्रथम कृत्रिम सिल्क होता है। और जो टेफ्लॉन होता है टेफ्लॉन टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बना होता है। नेक्स्ट है तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है। तो तरल पदार्थ का जो क्वथनांक है वह वायुमंडलीय दाब बढ़ने के साथ ही बढ़ जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर सभी तरल पदार्थों का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे एक वायुमंडलीय दाब पर साधारण जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, परंतु यदि दाब बढ़ा करके 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर कर दिया जाए तो वह लगभग 125 डिग्री पर उबलेगा। यानी जो दाब होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव के क्वथनांक के। नेक्स्ट है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। अगला क्वेश्चन है हमारा खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। तो जो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है यह चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है यह धंग देव के शासनकाल में 999 ईस्वी में शुरू किया गया था।
और कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह खजुराहो में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिर समूह का सबसे बड़ा और सबसे अधिक अलंकृत हिंदू मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर यह मध्य भारत में मंदिर स्थापत्य कला का प्रतीक है। वहीं खजुराहो में मंदिर अपनी व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। और चंदेल वंश की जो स्थापना है यह प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। चंदेल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी यह कालिंजर थी, जिसे राजधंग ने ट्रांसफर करके खजुराहो कर दिया। साथ ही याद रखेंगे जो परमार वंश दिया हुआ है, तो परमार वंश का जो संस्थापक था यह उपेंद्र राज था, जिसकी राजधानी धार नगरी थी। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जो 753 ईस्वी था। इसकी राजधानी मानेखेत थी। वहीं कलचुरी का चेदी वंश था, तो चेदी वंश का जो संस्थापक था यह था कोक्कल, और इसकी जो राजधानी थी यह त्रिपुरी मध्य प्रदेश में ही थी। नेक्स्ट है मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में विकसित करना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा खानवा का युद्ध हो जाएगा। खानवा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 17 मार्च को हुआ था 1527 में। याद रखेंगे खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था यह हुआ था 6 मई को हुआ था। 6 मई को 1529 ईस्वी में हुआ था। और चौसा का जो युद्ध हुआ था यह 26 जून को हुआ था 1539 में। 1539 में। उसके बाद सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, तो सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था। यह 1658 को हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था यह 17 मार्च 1527 को हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को हुआ था। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था यह 29 मई 1658 ईस्वी में यह दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम हरिजन था, यह 1933 में पूना से शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरिजन समाचार पत्र की जो भाषा थी यह गुजराती थी। गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी ही थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं और समाचार पत्र और भी थे। जैसे महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन शुरू किया था, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन और हरिजन बंधु। साथ ही यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी। और इंडियन ओपिनियन की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। और इंडियन ओपिनियन अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसके संपादक जो थे यह मनसुख लाल नजर थे। और नवजीवन का जो पहला अंक आया था यह 7 सितंबर 1919 को निकाला गया था। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और भारत सेवक मंडल की स्थापना यह पुणे में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे यह श्री निवास शास्त्री थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जो जन्म हुआ था यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 9 मई 1866 को हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वह महादेव गोविंद रनाडे थे। याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे वह महादेव गोविंद रनाडे थे, यानी एमजी रनाडे थे। और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के 1889 में प्रवेश किया और 1905 में जो बनारस कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने हितवाद समाचार पत्र निकाला था। याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने हितवाद समाचार पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है।
तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह है उसे नक्षत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वास्तविक आय बटा जनसंख्या क्या होगी। तो वास्तविक आय बटा जो जनसंख्या होती है इससे हमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पता चलता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2025 का जो एबेल पुरस्कार है यह मसाकी काशीवारा को दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जापानी गणितज्ञ है मसाकी काशीवारा, इनको 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है और एबेल पुरस्कार जो है यह हर साल उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को दिया जाता है। और एबेल पुरस्कार की जो स्थापना है यह 2002 में नॉर्वे सरकार द्वारा की गई थी। याद रखेंगे एबेल की स्थापना 2002 में नॉर्वे सरकार के द्वारा की गई है और इसे गणित के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। याद रखना है एबेल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो भारत के केरल राज्य में मानसून का जो आगमन होता है वह सबसे पहले होता है। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल के तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच आर्द्र पवनें मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंदर परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये मिलते हैं झांसी में। याद रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं झांसी में मिलते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है यह 7142 किलोमीटर लंबा है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख रखाव की जो जिम्मेदारी है यह भारत सरकार की है और इसका नियंत्रण जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसका शुरुआत किया गया था 2001 में ऑफिशियल रूप से और 2012 में यह बन करके तैयार हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है। तो ये जो अंडमान निकोबार है यह केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे आबादी का जो घनत्व है वह सबसे कम है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में का जो जनसंख्या घनत्व है यह है 46 है। और वहीं राज्यों में अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम जनघनत्व वाला है जहाँ पे पर वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट है जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले जो पास है दर्रा है उसका नाम क्या है। तो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की जो मुख्य भूमि को जोड़ता है उस दर्रे का नाम है एलिफेंटा पास यानी एलिफेंटा दर्रा। जाफना श्रीलंका के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित देश का दूसरा बड़ा नगर और प्रमुख पतन है। वहीं पाक जलडब्ल्यू मध्य जो है पाक स्टेट या श्रीलंका को भारत से अलग करता है। साथ ही याद रखेंगे श्रीलंका की जो सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम है उसका नाम है माउंट पिथुरा थलागला, इसे माउंट पेड्रो बोलते हैं, जो 2524 मीटर ऊंचा है। और श्रीलंका के पहाड़ी भाग में पूर्व कैम्ब्रियन युग के जो रवेदार चट्टानें हैं जिनमें सुंदर रत्न और मणियों के भंडार हैं। वहीं श्रीलंका की जो राजधानी है उसका नाम कैंडी है और कोलंबो जो है श्रीलंका की आर्थिक और वाणिज्यिक राजधानी है। साथ ही याद रखेंगे जो डंकन पास है तो डंकन पास यह दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है और जो 10 डिग्री चैनल है यह 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 51।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो अनुच्छेद है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व है यह स्पेन के संविधान से लिया गया है, यह आयरलैंड के संविधान में से संबंधित है। यानी नीति निर्देशक मतलब तत्व जो है वह डायरेक्टली देखा जाए तो इनडायरेक्ट आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वह हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके तहत 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और भारतीय संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो ये थे चंद्रशेखर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल था वह 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक रहा था और चंद्रशेखर भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला था। चंद्रशेखर जो थे यह समाजवादी जनता पार्टी के संस्थापक थे। साथ ही याद रखेंगे जो आई.के. गुजराल हैं, तो आई.के. गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल यह भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल जो था 21 अप्रैल 97 से लेकर के 19 मार्च 98 तक था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल या 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक था। नेक्स्ट है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो है एक वित्तीय समिति है और लोक लेखा समिति का जो गठन है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में किया गया था। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। याद रखेंगे लोक लेखा समिति में 22 सदस्य टोटल होते हैं, जो 15 होते हैं वह लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट है, उन्नीस में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? यह सिफारिश किया गया था त्रिस्तरीय पंचायत राज वाला बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। साथ ही याद रखेंगे जो अशोक मेहता समिति थी यह द्विस्तरीय संरचना की सिफारिश की थी, लेकिन यहाँ पे त्रिस्तरीय पूछा गया है तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश की थी। और बलवंत राय की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार भी कर लिया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि राजस्थान जो है यह देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? तो ग्राम सभा की जो बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, यह सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, यह भी सही है। और गणपूर्ति के लिए सरपंच की और पंच उत्तरदायी हैं। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अच्छा आगे भी दिया हुआ है, स्थगन सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। उसके बाद है स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर, यानी इसमें जो दिया हुआ है तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। क्या सही नहीं है बोला गया है, तो इसमें सही नहीं है। चार नंबर जो ऑप्शन था, जैसे
गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। यह स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद अगला हो जाएगा 7वां जो है, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। यह भी गलत है। और 8वां जो है, यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को पद से हटाया जा सकता है। यह भी गलत है। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा 5, 6 और 7, सॉरी 8 नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा कि स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। यह गलत हो जाएगा। उसके बाद 6ठा हो जाएगा, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता है। यह भी गलत है। उसके बाद जो 7वां है, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। यह भी गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत शासन द्वारा राज्य चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो भारत शासन के द्वारा जो राजकीय चिन्ह है यह 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राजकीय चिन्ह जो है यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि राजकीय चिन्ह में शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं और इसके नीचे एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा और एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच में एक चक्र बना हुआ है। और राजकीय चिन्ह के नीचे मुंडको उपनिषद का सूत्र जो है सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। वहीं राजकीय चिन्ह का जो उपयोग है भारत सरकार के सरकारी मुहर के रूप में भी होता है। नेक्स्ट है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उस मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? 6 माह के बाद। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री के पद से 6 माह बाद हटना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ले लेने पर वह मंत्री पद पर बना रह सकता है। साथ ही आर्टिकल जो 88 है, तो आर्टिकल 88 जो है इसके अंतर्गत प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा होती है, यानी एनएसओ के द्वारा होती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। साथ ही याद रखेंगे जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और वित्त मंत्रालय की स्थापना 29 अक्टूबर 1946 को हुआ था। वहीं जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो स्थापना है यह 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो विषय है यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो 7वां अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो बंटवारा किया गया है। संघ शक्ति, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने का जो शक्ति होता है वह संसद को होता है और संघ सूची में 98 विषय अभी है और पहले इसमें 97 विषय थे। वहीं राज्य सूची में 59 विषय हैं, पहले जो थे 66 थे और समवर्ती सूची में अभी टोटल 52 विषय है, पहले इसमें टोटल 47 विषय थे। वही 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में जिसके अकॉर्डिंग 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वो 5 विषय थे शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय प्रशासन। इन्हें राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण हैं। मुख्यतः
तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के जो मुख्य लक्षण है वह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी जो सभी गतिविधियां होती है वह प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जैसे कृषि, कच्चे माल का निष्कर्षण, उत्खनन इत्यादि। छिपी हुई बेरोजगारी उसे कहते हैं जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है अधिक विस्तृत रूप से यह सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो मैंग्रोव है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में अधिक विकसित है। और मैंग्रोव वन भारत के कच्छ क्षेत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है। तो भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे 3 भागों में बांटा गया है, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर। जो पायरोस्फीयर होता है इसको मिश्रित मंडल भी कहते हैं। इसकी जो गहराई होती है 100 से 2880 मीटर तक होती है। जो लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर की जो गहराई होती है यह 100 किलोमीटर तक होती है। और एक बायोस्फीयर होता है, तो बायोस्फीयर की जो गहराई होती है यह 2880 से किलोमीटर से नीचे केंद्र तक होती है। साथ ही याद रखेंगे जो बायोस्फीयर है इसका जो निर्माण है यह लोहा और निकेल से हुआ है। नेक्स्ट है 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो धर्म गार्जियन नामक जो सैन्य अभ्यास हुआ है इसका आयोजन जापान में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान के बीच में छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन जापान के माउंट फूजी में किया गया था। और जापान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट फूजी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे। तो पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे यह हैमिल्टन शहर में 1930 में हुए थे। हैमिल्टन जो है यह कनाडा का शहर है और इसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वहीं राष्ट्रमंडल खेल द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 46 में आयोजित नहीं हुआ था। साथ ही याद रखेंगे कि जो 19वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2010 में भारत में आयोजित हुआ था और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम में हुआ था। लेकिन 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल है यह ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे जो 2026 का राष्ट्रमंडल खेल है इसका आयोजन जो है ग्लासगो में किया जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसका रचना है। तो मिताक्षरा के जो रचनाकार हैं वह हैं विज्ञानेश्वर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिताक्षरा साहित्य याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका है। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे जो कलहन है, कलहन ने एक रचना की थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। यह भारत का पहला संस्कृत भाषा में रचित साहित्य है। और हर्षवर्धन एक शासक के साथ साथ एक नाटककार भी थे। उसने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की थी। याद रखेंगे हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो यह है किरण देसाई। भारतीय मूल की लेखिका है किरण देसाई और इनका उपन्यास है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। और किरण देसाई को 2006 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हल्ला बलू इन द ग्वावा आर्ट यह किरण देसाई का पहला उपन्यास है। किरण देसाई भारतीय मूल की अंग्रेजी उपन्यासकार हैं और इनकी माता जो हैं अनीता देसाई वह भी एक उपन्यासकार ही हैं। साथ ही याद रखेंगे विक्रम सेठ जो हैं, विक्रम सेठ अंग्रेजी भाषा के एक भारतीय उपन्यासकार और कवि हैं
और विक्रम सेठ की जो रचना है उसमें शामिल है अ सूटेबल बॉय एवं बिस्ली टेल्स। वहीं जो सलमान रश्दी हैं, सलमान रश्दी जो हैं यह भारतीय मूल के ब्रिटिश साहित्यकार हैं और सलमान रश्दी को उनका उपन्यास है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 ईस्वी में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, सलमान रश्दी को 1981 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं जो बी एस न्यायपाल हैं, तो बी एस न्यायपाल को 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और बी एस न्यायपाल को 1971 में, याद रखेंगे, बी एस न्यायपाल को 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे। याद रखेंगे, पहले भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था तो ये वी एस न्यायपाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, येन किस देश की मुद्रा है? तो जो येन है यह जापान की मुद्रा है। साथ ही याद रखेंगे, जापान का जापानी भाषा में जो नाम होता है वह निप्पॉन होता है, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं जिनके नाम उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएंगे, यानी सबसे उत्तर में जो है होक्काइडो है, फिर उसके नीचे होन्शु है, फिर शिकोकू है और सबसे नीचे क्यूशू है। और जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह होन्शु द्वीप है, जिसमें जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो और सुषुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा भी अवस्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि जापान में जो नागोया है तथा ओसाका, यहाँ सूती वस्त्र के बहुत बड़े कारखाने हैं और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का जो पहला देश है यह इक्वाडोर बना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इक्वाडोर ने एक ऊनी बंदर जिसका नाम है एस्ट्रेलिटा के मौत के बाद जंगली जानवरों से संबंधित कानून बनाया है। नेक्स्ट है, मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो जो मतानचेरी पैलेस है यह केरल में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है और यह पैलेस पुर्तगाली पैलेस है जिसे डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा राजप्रसाद इंपीरियम पैलेस यह बीजिंग में है। साथ ही याद रखेंगे कि एक है क्रेमलिन फोर्ट। जो क्रेमलिन फोर्ट है वह मॉस्को में है, ओपेरा हाउस है वह सिडनी में है, एफिल टावर यह पेरिस में सीन नदी के किनारे है और पिरामिड का जो देश है वह मिस्र को कहा जाता है। और एक है क्रूजर नेशनल पार्क। तो जो क्रूजर नेशनल पार्क है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे जो मतानचेरी पैलेस है, तो मतानचेरी पैलेस जो है यह केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था जिनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया है? तो प्रसिद्ध अभिनेता जो है मनोज कुमार, इनका वास्तविक नाम हरे कृष्ण गिरीश गोस्वामी था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का जो निधन है 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की एज में मुंबई में निधन हो गया था। नेक्स्ट है, यह एक गर्म धारा है, तो गर्म धारा हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम है और हम्बोल्ट जो जलधारा है, तो हम्बोल्ट जलधारा यह पेरुवियन की जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। वही जो कनारी है, तो केनारी जलधारा यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और सुशीमा की जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, जैसे तिलैया बांध जो है, जो तिलैया बांध है यह बराकर नदी पे है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद है पंचेत हिल बांध, तो पंचेत हिल बांध यह दामोदर नदी पे है। अगला है राणा प्रताप सागर बांध, तो राणा प्रताप सागर बांध जो है यह चंबल नदी पे है। उसके बाद है माता टीला बांध, तो माता टीला बांध जो है यह बेतवा नदी पे है। हमारा जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे दामोदर घाटी परियोजना के तहत बराकर नदी पर तिलैया बांध बनाया गया था। नेक्स्ट है,
लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो जो लोएस्ट चट्टान है यह परतदार चट्टानों का उदाहरण है। 1821 में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के जमाव के लिए पहली बार लोएस्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। और लोएस्ट मिट्टी जो है यह प्रायः अधिक समृद्धि और बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में भारोत्तोलन कॉमनवेल्थ खेलों में किसने भारत की ओर से 4 गोल्ड मेडल जीता या जीती है? तो ये है मुस्कान शेख। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुस्कान शेख यह मध्य प्रदेश की रहने वाली है और न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल मुस्कान शेख ने जीते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र से सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था संवाद कौमुदी। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर या सोम प्रकाश के संस्थापक थे। मोतीलाल घोष जो हैं अमृत बाजार पत्रिका लिखे थे। और जो एनी बेसेंट है तो एनी बेसेंट ये सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया नहीं होगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के और एक था हितवादक, इसके संपादक जो थे या गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो हमारा मिलान डी गलत है, इसलिए हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के जो संस्थापक है वो हो जाएंगे एनी बेसेंट। तो जो एनी बेसेंट ने लिखा था वह था न्यू इंडिया और साथ ही कॉमनवेल्थ। और संवाद कौमुदी के साथ साथ मिरातुल अखबार इसके संपादक भी राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या जो होता है यह 250 हो सकता है और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र जो होती है 30 वर्ष होती है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह 6 साल का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों के बाद रिटायर होते जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वह जुलाई 1946 में हुए थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पृथक बैठक जो है यह नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और सभा के सबसे बुजुर्ग जो थे वरिष्ठतम या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान के तहत जो अनुच्छेद है 72, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 72 बोलता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रविलंब कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम या लघुकरण कर सकता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य बना है? तो यह बना है तिमोर लेस्टे। याद रखेंगे 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य जो है यह तिमोर लेस्टे बना है। और विश्व व्यापार संगठन जो है यह इसका जो मुख्यालय है यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। याद रखेंगे WTO का जो मुख्यालय है यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और WTO की जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। वहीं WTO के जो निदेशक हैं वह है नाओजी ओकोंजो-इवेला जो इस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। साथ ही याद रखेंगे पहले गैट के
स्थापना हुई थी। फिर गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना किया गया। नेक्स्ट है बिहार में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो बिहार में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम बुद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और सीडैक ने तैयार किया है। और बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो हो जाएगा सुमेध। यानी जो सुमेध है यह बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हो जाएगा। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। याद रखेंगे यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है इसको भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में किस राज्य में महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत कराने हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है। तो जो प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है यह पंजाब में शुरू किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड जो होते हैं यह छोटे खगोलीय पिंड है जो 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। वे हो जाएंगे मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में हजारों की संख्या में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और जिसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसको बोला जाता है सीरस। याद रखेंगे सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम सीरस है। और क्षुद्र ग्रह अपने आकार में ग्रहों से छोटा और उल्का पिंडों से बड़ा होते हैं। साथ ही याद रखेंगे जो महाराष्ट्र में एक लोनार झील है इसका जो निर्माण है यह क्षुद्र ग्रह से ही हुआ है। और फॉरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। याद रखेंगे फॉरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो बिहार में जनजाति की जो कुल संख्या है वह बिहार की कुल जनसंख्या का 1.3% है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में टोटल 33 प्रकार की अनुसूचित जातियां निवास करती है। और बिहार की प्रमुख जनजाति के नाम है असुर, बैगा, बंजारा, बेदिया, बिरहोर, चीक, गोंड, खोंड, खरवार, मुंडा, उराव, संथाल और थारू। और इनके जो परिवार हैं वह सभी पितृसत्तात्मक हैं। और इनकी सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा अनुच्छेद बनाया गया है जैसे 15 का 4, 16 का 4, 19 का 5 क्लॉज है। आर्टिकल 23, 29, 46 इस प्रकार से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। तो फेफड़ों के बीच जो विद्यमान रहती है वह थाइमस ग्रंथि होती है। याद रखेंगे। और यह ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। और यह ग्रंथि 3 प्रमुख हार्मोन को सिक्रेशन करती है जैसे थाइमोसिन, थाइमिन 1 और थाइमिन 2। थाइमस ग्रंथि जो है यह टी लिम्फोसाइल्स को परिपक्व और सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि। जो स्वच्छ आकाश है यह नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कण कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
वनतारा का उद्घाटन किया गया है? यह किससे संबंधित है? तो जो वनतारा है यह एक वन्य जीव संरक्षण पहल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा वन्य जीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। वनतारा एक चिड़ियाघर नहीं है बल्कि एक वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है और इसमें हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल भी बनाया गया है। वनतारा केंद्र की स्थापना जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वह हो जाएगा लाल हो जाएगा। यानी लाल रंग का जो अपर्तनांक होता है यह सबसे कम होने के कारण लाल रंग की आभासी गहराई सबसे अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्मा क्षेपी होती है? तो इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, यह क्रिया सबसे अत्यधिक उष्मा क्षेपी होती है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो जो हेपेटाइटिस ई होता है इसके जो विषाणु होते हैं यह जल द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो हेपेटाइटिस होता है यह विषाणु जनित रोग है और यह 6 प्रकार का होता है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी होता है। और इस रोग का जो महत्वपूर्ण लक्षण है यह रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है और भूख नहीं लगती है। और इस रोग के इलाज के लिए गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक जीवधारी में उसके उत्सर्जी अंगों को सही मिलाया गया है? देखते हैं। पहला है, मेढक का जो उत्सर्जी अंग होता है यह वृक्क, त्वचा और मुख एपिथेलियम, यह गलत है। अगला है, मानव का वृक्क हो जाएगा सीवेकस ग्रंथिया और असुर ग्रंथिया, ये भी गलत हो जाएगा, सीवेकस ग्रंथि नहीं होता है। उसके बाद है, केंचुआ का उत्सर्जी अंग जो होता है वह ग्रसनीय होता है, अध्यावरणीय और पटीय नेफ्रिडिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंचुआ के उत्सर्जी अंग को नेफ्रिडिया बोलते हैं। और एक होता है, केंचुआ में 3 प्रकार के नेफ्रिडिया संरचना होती है, जैसे सेप्टल और फेरेंजियल होता है। और उसके बाद होता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया होता है और ग्रसनी नेफ्रिडिया होता है। इसलिए हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? तो यह लोक प्रहरी के जांच और पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोक प्रहरी बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम जो है 2011 के धारा 152 की उपधारा 5 के द्वारा जोड़ा गया है। और मुखिया जो होता है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। यानी पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का जो गठन है यह आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? यह होती है झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज जो है यह विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो वस्तु का भार होता है वह 0 होता है, यानी 0 होता है। वस्तु का भार मतलब होता है मास इंटू गुरुत्वाकर्षण इंटू जी होता है। और जी पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है तो वस्तु का भार जो हो जाएगा वह भी 0 हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर जो जी का मान है तो घटता है और अंदर जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट है,
औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो औसत चाल और औसत वेग जो है यह वस्तु की दिए गए अंतराल के दौरान गति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो वह हो जाएगा केवल अनुच्छेद 39 का ख तथा 39 का ग में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का। जो आर्टिकल है 39 का ख, उसके अंतर्गत है सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रक एवं नियंत्रक इस प्रकार करना है ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। और 39 का ग में दिया हुआ है कि धन का समान वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो जो हाइड्रोनियम आयन है वो हो जाएगा H3O+। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीएच की गणना जो होती है हाइड्रोनियम आयनों के अनुपात के रूप में हाइड्रोक्साइड जो होता है OH- आयनों के लिए की जाती है। नेक्स्ट है 149, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था 2025 में, इसमें मुख्य अतिथि जो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 2025 को स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम के साथ मनाया है। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य घोषित हुआ था और संविधान लागू किया गया था।